हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास कि मानव की उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है और बाद में मानव का विकास कैसे होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जाना था। उस वीडियो की जो कुछ चीज़ें हैं उसको हम ब्रीफली वापस एक बार देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा इस टॉपिक को समझने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो हम देखते हैं। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने के लिए पूरे टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा था: महाकल्प, युग और शक या कल्प। महाकल्प, युग, शक या कल्प। और ये विभाजन जो है किसने किया था? कास्ते दी बफन ने। कास्ते दी बफन ने। इनमें महाकल्प 5 थे, युग 4 थे और शक या कल्प 18 थे। ये हमने देखा था। अभी हम इनका थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। पहला जो महाकल्प था जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो था आद्य पुराजीवी, और उसे इंग्लिश में कहते हैं प्री पेलियोजोइक। इसमें हमने देखा था कि इस महाकल्प में कोई युग नहीं था और इसमें जो कल्प थे वो 2 थे: आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन। आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन। और इन कल्पों में पृथ्वी अपनी निर्माणाधीन अवस्था में थी। पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। तो इस काल में कोई घटना नहीं हुई, जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, केवल भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं पुराजीवी महाकल्प पे। पुराजीवी महाकल्प जिसे अंग्रेजी में पेलियोजोइक कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पेलियोजोइक। और इससे हम प्रथम युग की शुरुआत मानते हैं। किसकी शुरुआत मानते हैं? प्रथम युग की शुरुआत मानते हैं। और इसमें जो शक या कल्प जो थे वो 6 थे: कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। 6 शक या कल्प थे और प्रथम युग की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है क्योंकि इसी काल में जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि वो एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति इस काल में हुई थी। कोई बड़े जीवों की या किसी प्रकार के स्थलीय जीवों की उत्पत्ति इस काल में नहीं हुई थी। केवल समुद्री जीवों की उत्पत्ति हुई थी और वो भी एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी। कौन से महाकल्प में? पुराजीवी महाकल्प में। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प को जो है आपके द्वितीय युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? द्वितीय युग कहा जाता है। और इसमें शक या कल्प कितने थे? 3 थे: ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। इस काल में जो है कुछ बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन इस काल तक मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसके बाद में जो आता है वो काल आता है नवजीवी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिनोजोइक। क्या बोलते हैं? सिनोजोइक। और इसे तृतीयक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीयक युग। ठीक है, और इसमें शक या कल्प जो थे वो 5 थे। शक या कल्प जो थे कितने थे? 5 थे। पहला पेलियोसिन, दूसरा इयोसिन, तीसरा ओलिगोसिन, चौथा मायोसिन, ठीक है, और 5वां प्लायोसिन। ठीक है, ये जो है आपके कल्प थे 5। और हमारे जो महत्व की जो चीज़ें हैं वो यहीं से शुरू होती है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव की उत्पत्ति और विकास को समझना है। मानव की उत्पत्ति और विकास के जो बीज है वो इसी युग में मिलते हैं। इसी युग में मिलते हैं। इस युग में, जिसे तृतीय युग कहते हैं। और महाकल्प कौन सा है? नवजीवी महाकल्प। कौन सा महाकल्प है? नवजीवी महाकल्प। इस महाकल्प में एक कल्प या शक आता है पेलियोसीन। क्या आता है? पेलियोसीन। और इस पेलियोसीन में प्राइमेट की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? प्राइमेट। प्राइमेट क्या होते हैं? स्तनपायी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है। और ऐसे जीवों में जो कुछ प्रमुख है, कपी है, गोरिल्ला है, चिंपांजी और ओरंगटन। ये कुछ मुख्य स्तनपायी जीव है। ठीक है, इसके बाद में इन जीवों का विकास होता रहता है। और बाद में जो कल्प आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन कल्प में हमें आरंभिक मानव के चिन्ह दिखाई देते हैं। आरंभिक मानव के चिन्ह दिखाई देते हैं। देखो, पेलियोसीन में तो प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है और बाद में जो प्लायोसीन एरा आता है उसमें आरंभिक मानव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम रामापिथेकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रामापिथेकस। क्या कहते हैं? रामापिथेकस। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति कब होती है? प्लायोसीन एरा में।
महाकल्प कौन सा है? नवजीवी। युग कौन सा है? तृतीय युग। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आरंभिक मानव की उत्पत्ति या रामापिथेकस की जो उत्पत्ति है वो किस कल्प में हुई थी, तो प्लायोसीन में। युग कौन सा था? तृतीय युग। महाकल्प कौन सा था? नवजीवी। ठीक है। और प्राइमेट्स की उत्पत्ति किस में हुई थी? महाकल्प तो नवजीवी था, ठीक है, युग भी तृतीय युग था, लेकिन कल्प या जो शक था वो आपके पेलियोसीन था। ठीक है। अब हम अगले महाकल्प में आते हैं। अगला जो महाकल्प और अंतिम महाकल्प जो था वो था नूतन या नियोजोइक महाकल्प। ठीक है। और इसे चतुर्युग कहा जाता है। इसमें शक और कल्प जो थे वो दो थे। कौन से थे? दो थे, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। कौन कौन से थे? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है। और प्लीस्टोसीन जो कल्प था नूतन या नियोजिक महाकल्प में, उस महाकल्प में जो कल्प आता है प्लीस्टोसीन, उसमें भारत में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। देखो, विश्व में जो मानव की उत्पत्ति वो पहले मानी जाती है, भारत में जो मानव की उत्पत्ति है वो बाद में जाके मानी जाती है। और भारत में जो मानव की उत्पत्ति है वो कब से मानी जाती है? प्लीस्टोसीन एरा में। कब मानी जाती है? प्लीस्टोसीन एरा में। युग कौन सा था? चतुर्युग। महाकल्प कौन सा था? नूतन या नियोजोइक महाकल्प। ठीक है। तो ये ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं कि भारत में जो मानव की उत्पत्ति कब हुई? प्लीस्टोसीन एरा में। ठीक है। युग कौन सा था? चतुर्युग। और महाकल्प कौन सा था? नूतन या नियोजोइक। अब ये बात हो गई युगों की, और इसमें हमने ये भी देख लिया कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है। भारत में मानव की उत्पत्ति कब हुई, प्राइमेट्स की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारण किया गया है, विभिन्न पुरातत्वविदों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा जो है ये समय सारणी जो है निर्धारित की गई है, और उसमें जो है मानव की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब माना जाता था कि वर्तमान में जो मानव है या जीव जंतु है वो एकदम से उत्पन्न हुए हैं, उनमें कोई विकास क्रम नहीं है, सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं, वो सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं। लेकिन बाद में इसी समय एक विद्वान हुए, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने इसमें इस अवधारणा का प्रतिपादन किया कि प्रत्येक जीव विकासवाद की वजह से वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। मतलब कोई भी जीव जो है वर्तमान में जिस अवस्था में है वो शुरुआती अवस्था में ऐसा नहीं था, उसका एक अलग रूप था। ठीक है। और समय के साथ साथ धीरे धीरे इसका विकास होते होते आज वो वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है, चाहे कोई भी जीव हो। ठीक है। तो ये अवधारणा उन्होंने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रतिपादित की। इसने चार्ल्स डार्विन ने। जब उन्होंने इस अवधारणा का इसमें प्रतिपादन किया तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ी कि भाई जब प्रत्येक जीव का एक विकास हुआ है, उसका वर्तमान स्वरूप जो है उसके पहले के स्वरूप से भिन्न था, तो मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देने का भी प्रयास किया है। उन्होंने एक और किताब लिखी थी। ठीक है। उसमें उन्होंने जो है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। देखो, ये पहले वाली जो किताब है उन्होंने 1859 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस किताब के बाद ही जो है इस धारणा को महत्व मिला कि प्रत्येक जीव का जो है विकास हुआ है। ठीक है। और उन्होंने उस प्रश्न का जवाब देने अपनी दूसरी किताब में दिया है, उसका नाम है डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन। वो किताब को प्रकाशित हुई 1871 में। और उन्होंने बताया कि मानव की उत्पत्ति वानर से हो सकती है। किससे हो सकती है? वानर से हो सकती है, क्योंकि वानर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, जो स्केलेटन होता है, वो मानव से मिलता जुलता है। अगर हम मान लें कि मगरमच्छ से उत्पत्ति हुई है, मछली से उत्पत्ति हुई है, तो ये जो है थोड़ा समझ से बाहर होगा। लेकिन अगर हम वानर की संरचना को देखें तो ये जो है हमारी बात गले उतर जाती है कि भाई हाँ, मानव की उत्पत्ति वानर से हुई होगी। ठीक है। तो फिर बाद में जब उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो विभिन्न विद्वानों ने जो है इसके बारे में सोचना शुरू किया, विभिन्न प्रकार की खोजें हुई, विभिन्न प्रकार के जो अस्थिपंजर मिले उनकी आयु निर्धारण का प्रयास किया गया। ठीक है। और मानव के विकास क्रम को समझने का प्रयास किया गया। ठीक है। अब बात आती है कि भाई स्केलेटन मिल जाएंगे, ढांचे मिल जाएंगे, कई प्रकार के जो कपाल है वो मिल जाएंगे, लेकिन उनकी आयु निर्धारण कैसे करें? उनकी आयु निर्धारण कैसे की जाती है? ये कई प्रकार से सवाल उठता है।
कि भाई जो है कोई भी स्केलेटन होता है, कोई भी अस्थिपंजर होता है, तो उसकी आयु का निर्धारण कैसे करें। तो इसमें जो सबसे कारगर जो पत्ती थी वो थी कार्बन 14। कौन सी थी? कार्बन 14। लेकिन इसकी जो कमी क्या है कि इसमें 50,000 से 80,000 वर्ष पूर्व तक ही किसी स्केलेटन या किसी ढांचे की आयु ज्ञात की जा सकती है। लेकिन मानव का विकास तो अरबों सालों पहले से शुरू हो गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो है अलग अलग पत्तियां जो है इजाद की गई। इनमें देखो, एक थी उष्मादीप्ति पत्ती, एक पोटेशियम आर्गन पत्ती, इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुनाद पत्ती, यूरेनियम श्रृंखला पत्ती, उपघटन ट्रैक, पुरातात्विक चुंबक मापक, एमिनो अम्ल विश्लेषण, वृक्ष वलय तिथि निर्धारण और इंफ्रारेड प्रेरित दीप्ति। अब जिस पदार्थ की जैसी प्रकृति है उसी प्रकार की पद्धति का प्रचलन हो गया उसकी आयु निर्धारण करने के लिए। अलग अलग प्रकार के पदार्थों की आयु निर्धारण करने के लिए अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का इजाद किया गया और इन पत्तियों के माध्यम से जो है किसी भी वस्तु की हम आयु निर्धारण करने में सक्षम हो गए। हम बात करते हैं कि मानव का जो विकास क्रम है वो क्या है। मानव का जो शुरुआती विकास क्रम था उसको क्या नाम दिया गया, मानव का जो शुरुआती रूप था उसको क्या नाम दिया गया, उसके बाद में कौन सा मानव आया उसको क्या नाम दिया गया और उनकी क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले हम जो है इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि मानव का जो विकास क्रम है वो कैसे चला। देखो, हम देखते हैं कि सबसे पहले मानव विकास क्रम में रामापिथेकस आया। कौन आया? रामापिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस जो अफ्रीका के जंगलों में निवास करता था। ठीक है, बाद में जो है उसी रामापिथेकस की एक जो प्रजाति मैदानी भागों में आ गई, जो जंगली क्षेत्र में रह गई, जो जंगलों में रह गई, वो तो महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जो मैदानी क्षेत्र में आ गई वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में विकसित हुई। किस रूप में विकसित हुई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में। उसके बाद में जो मानव आता है वो आता है होमो हेबिलस। कौन सा आता है? होमो हेबिलस। ठीक है, इसके बाद में आता है होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस। इसके बाद में आता है निएंडरथाल और उसके बाद में जो आधुनिक मानव आता है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, होमोसेपियंस, क्रो-मैग्नन, चांसलेडी और ग्रिमाल्डी। ये जो है मानव का विकास क्रम है। अब हम इनका एक एक करके जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं रामापिथेकस की। ये एक प्रकार से महाकपि था, मानव नहीं था लेकिन मानव के ज़्यादा नज़दीक था, जिसे हम इनकी मानव की उत्पत्ति मान सकते थे। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट थी। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 3 से लेके 4 फीट तक ऊंचाई थी। ठीक, कपाल का जो इसका आयतन था वो था 460 घन सेंटीमीटर। कितना था? 460 घन सेंटीमीटर। जबकि कपि या वानर का जो जनरली कपाल का जो आयतन होता है वो 400 घन सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार ये जो वानर से थोड़ा हटके था और मानव के थोड़ा समीप था। ठीक है, इसलिए हम जो है हमने विकास क्रम जो हमारा जो शुरुआत मानते हैं वो रामापिथेकस से मानते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है कि ये 4 पैरों से चलता था, मतलब 4 पैरों से चलता था, हाथों का विकास उस समय नहीं हुआ था। ये अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? अफ्रीका के जंगलों में। तो मानव की जो शुरुआत होती है, मानव का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो अफ्रीका माना जाता है। क्या माना जाता है? अफ्रीका माना जाता है और वहाँ पर रामापिथेकस रहते थे। ठीक है, अब जो है हम भारत की बात करते हैं कि क्या भारत में जो है रामापिथेकस के अवशेष मिले हैं। हाँ, वास्तव में जो है भारत में रामापिथेकस के जीवाश्म मिले हैं। और वो कहाँ से मिले हैं? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित पोतवार पठार या शिवालिक पहाड़ियों वाला जो इलाका है उससे प्राप्त हुआ है। मतलब भारत में जो रामापिथेकस के जो जीवाश्म है वो 1932 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित पोतवार का पठार, ये शिवालिक पहाड़ियों वाला जो इलाका है वहाँ से प्राप्त हुआ है। किसका जीवाश्म? रामापिथेकस का जीवाश्म, जिससे मानव का विकास क्रम माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्रम की, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे आदि मानव कहते हैं। इसे जो है आदि मानव, मानव का आदि पूर्वज, प्रोटो मानव या आद्य मानव कहा जाता है। मतलब मानव का आदि पूर्वज हम किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ना कि रामापिथेकस को। रामापिथेकस में कुछ विशेषताएं मिलती है बट जो मानव के जो ज़्यादा समीप था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसलिए उसको आदि मानव, मानव का आदि पूर्वज, प्रोटो मानव या आदि मानव कहा जाता है।
ठीक है। इसका विकास जो है आपके रामापिथेकस से ही हुआ है, रामापिथेकस से ही हुआ है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रामापिथेकस जो है अफ्रीका के जंगलों में रहते थे, और जब कुछ भौगोलिक परिवर्तन आए, जैसे हिमयुग की शुरुआत हुई, जंगलों की मात्रा कम होने लगी, तो उनमें से एक जो टोली निकल के मैदानी क्षेत्रों में आ गई, और उन्होंने अपने आप को मैदानी क्षेत्र के हिसाब से सेटल कर लिया। वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में विकसित हुई। किस रूप में विकसित हुए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में। और जो जंगलों में रह गई जो प्रजाति, वो महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई। अब बात करते हैं हम इसके अवशेषों की। तो इसका जो जीवाश्म है वो सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टेंगा क्षेत्र में 1924 में रेमंड डार्ट को मिला था। किसको मिला था? रेमंड डार्ट को, दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टेंगा क्षेत्र में। और ये जो जीवाश्म है कितना पुराना? लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व। कितना है? 25 लाख ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास होता है। अब बात करते हैं हम कपाल गुहा की। देखो, इसका जो कपाल जो था वो रामापिथेकस से ज़्यादा था, रामापिथेकस से ज़्यादा था। ठीक है। कितना? 600 घन सेंटीमीटर। लेकिन जो वर्तमान मानव का जो कपाल का आयतन होता है लगभग 1000 घन सेंटीमीटर होता है, उससे बहुत कम था। मानव की विकास की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। इसके कपाल का आयतन कम था। ठीक है। भारत में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं। देखो, भारत में रामापिथेकस के जीवाश्म तो मिलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रशस्त्र पत्थर के उपकरणों से भारत में आदि मानव की उपस्थिति का समय लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म तो नहीं मिलते, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले में प्रशस्त उपकरण मिले हैं। इससे हम जो है ये आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में 25 लाख ईस्वी पूर्व जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अस्तित्व था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में आदि मानव का उद्भव सबसे पहले पंजाब में हुआ था, किंतु बर्किट के अनुसार दक्षिणी भारत में हुआ था। देखो, अब भारत में जो मानव की उत्पत्ति की बात है कि ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि भारत में जो उत्तरी भारत में या पंजाब क्षेत्र में जो है मानव की उत्पत्ति हुई थी। केवल एकमात्र विद्वान ऐसे हैं, बर्किट, जो मानते हैं कि भारत में जो मानव की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो मान्य मत है वो पंजाब क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति मानने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मानव के विकास क्रम की। वो है होमो हेबिलस। इसे कारीगर मानव भी कहा जाता है। ठीक है। होमो हेबिलस को कारीगर मानव कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उसने पत्थर के औजार बनाए। सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने वाला मानव कौन सा था? होमो हेबिलस। इसलिए उसे कारीगर मानव भी कहा जाता है। और उसी ने सबसे पहले हाथ का प्रयोग किया। उससे पहले जो मानव, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो चाहे रामापिथेकस हो, चारों पैरों पे चलते थे। मतलब उसके जो वर्तमान में जो मानव के हाथ है वो पैर के हिसाब से काम में आते थे। लेकिन सबसे पहले जो हाथ का प्रयोग करने वाला मानव था वो कौन सा था? होमो हेबिलस। ठीक है। इसके साथ ही इसके कपाल गुहा का आयतन भी 680 घन सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा ज़्यादा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना था? 600 घन सेंटीमीटर। और इसका कितना हो गया? 680 घन सेंटीमीटर। किसका? होमो हेबिलस का। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मानव की। वो है होमो इरेक्टस या पिथेकैंथ्रोपस या द्विपद मानव, या द्विपद मानव। ठीक है। होमो इरेक्टस 2 पैरों पर सीधा चलने वाला मानव था। देखो, हाथ तो काम में लेने लग गया था होमो हेबिलस, लेकिन पूर्ण रूप से जो 2 पैरों पर चलने वाला मानव कौन सा था? होमो इरेक्टस। इससे इरेक्टस मतलब सीधा चलने वाला। ठीक है। तो दोनों पैरों पर सीधा चलने वाला मानव कौन सा था? होमो इरेक्टस। ठीक है। इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। बाकी जो मानव के विकास क्रम है उनमें रीढ़ की हड्डी तिरछी थी, टेढ़ी थी। ठीक है। कपाल का रीढ़ की हड्डी के अग्रभाग मेरुरज्जु में स्थापन, मतलब कपाल का जो रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर आ गया, जबकि पहले वो ढलवा था। ठीक है। रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर नहीं था। इसकी कपाल का आयतन 750 घन सेंटीमीटर था। इसके कपाल का आयतन ही बढ़ा। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलस की बजाय इसका जो कपाल का आयतन था वो ज़्यादा था। ठीक है। कूल्हे की हड्डी का आकार बढ़ा।
कूल्हे की हड्डी का आकार बढ़ा। देखो पहले कूल्हे की हड्डी जो है छोटी थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हो चाहे होमो हेबिलिस में हो, लेकिन जब उसने बैठने का प्रयास किया, अपने दोनों हाथों को काम में लेने का प्रयास किया, तो उसको बैठने की जरूरत पड़ी, और उससे बैठने का प्रयास करने के बनस्पत क्या हुआ कि उसके कूल्हे की हड्डी का आकार बढ़ा। अंगूठे की स्थिति अंगुलियों के विपरीत आने लगी। देखो पहले जो अंगूठा जो था बिल्कुल चिपका हुआ था, अंगुलियों के बिल्कुल चिपका हुआ था, और वो जो अंगुलियों के साथ ही काम में आता था, अंगुलियों के अपोजिट नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने हाथों को काम में लेना शुरू किया, तो अंगूठा जो है अंगुलियों से अलग हो गया और अंगुलियों के विपरीत दिशा में आ गया, जिससे वो आसानी से किसी वस्तु को, किसी चीज़ को पकड़ सकता था। ठीक है। इसके अलावा जो है सर्वप्रथम उसने हैंडेक्स बनाए। पत्थर के औजार होमो हेबिलिस ने बनाए, लेकिन हैंडेक्स प्रकार के जो पत्थर के औजार है वो किसने बनाए? होमो इरेक्टस ने। किसने बनाए? होमो इरेक्टस ने। इसके अलावा इसने अग्नि का आविष्कार किया। सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किसने किया? होमो इरेक्टस ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किसने किया? होमो इरेक्टस ने। ठीक है। होमो इरेक्टस की दो शाखाएं हैं। होमो इरेक्टस की क्या है? दो शाखाएं। एक है जावा मानव, जिसे पिथिकैंथ्रोपस कहते हैं, और एक है पिकिंग मानव, जिसे सिनेंथ्रोपस कहते हैं। ठीक है। ये जो है, अब मानव का विकास चल के कहाँ आ गया? एशिया में। देखो बाकी जो आपके मानव की जो क्रम पढ़े हमने, वो ज़्यादातर अफ्रीका से रिलेटेड थे, लेकिन ये कहाँ आ गया? एशिया में आ गया। जावा मानव जो है इसका विकास इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है। पिकिंग मानव का विकास जो है चीन में हुआ। पिकिंग जो है बीजिंग का प्राचीन नाम है। ठीक। हालांकि ये जो है होमो इरेक्टस की शाखाएं, होमो इरेक्टस की शाखाएं जावा मानव और पिकिंग मानव। अब हम जावा मानव की विशेषता देख लेते हैं। देखो जावा मानव ने प्रथम बार आग की खोज की। देखो अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई आग की सर्वप्रथम खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने। लेकिन होमो इरेक्टस की जो शाखा है पिथिकैंथ्रोपस या जावा मानव, उसने आग की खोज की थी। ठीक है। उसी ने आग की खोज की थी, और इसके जो अवशेष है वो जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनले ग्राम में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? टिनले ग्राम में। ठीक है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है कि ये नरभक्षी था। बहुत ही खतरनाक रूप का मानव था। ठीक है। नरभक्षी मानव था। ठीक है। जावा मानव। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की, वो है पिकिंग मानव, जिसे सिनेंथ्रोपस कहते हैं। ये आग का नियमित प्रयोग करने लग गया। ये आग का नियमित प्रयोग करने लग गया, और बीजिंग से 40 अस्थिपंजर इसके मिले हैं। बीजिंग से कितने अस्थिपंजर मिले हैं इसके? 40 अस्थिपंजर मिले हैं। हाथ का खुलकर प्रयोग करने लग गया, मतलब अच्छी तरीके से करने लग गया, और ये भी एक नरभक्षी मानव था। ये भी एक नरभक्षी मानव था। पिकिंग मानव और जावा मानव भी नरभक्षी मानव था। ठीक है। तो ये होमो इरेक्टस की दो शाखाएं हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम होमो इरेक्टस का जो जीवाश्म मिला है वो 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामक गांव में अरुण सोनकिया को प्राप्त हुआ है। भारत में जो होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं, देखो रामापिथेकस के अवशेष मिले थे भारत में, और उसके बाद में होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी के किनारे जो गांव है हथनोरा, वहाँ से मिले हैं। कब मिले हैं? 1982 में। किसको मिले हैं? अरुण सोनकिया को। और जो कपाल मिला है, जो खोपड़ी मिली है, वो 30 वर्षीय युवती की है। किसकी है? 30 वर्षीय युवती की है। ठीक है। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म को भारत में मानव का प्रथम जीवाश्म माना जाता है, तथा इसे होमो इरेक्टस नर्बडेंसिस या नर्मदा मानव भी कहा जाता है। हथनोरा से जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है उसे मानव का प्रथम जीवाश्म माना जाता है। देखो रामापिथेकस का मिला है, लेकिन उसे मानव के रूप में नहीं माना जाता है, उसको मानव का आदि पूर्वज नहीं माना जाता है। मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। इस प्रकार जो मानव का जो पहला अवशेष मिला है भारत में, वो कहाँ से मिला है? हथनोरा से। और इसको क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस नर्बडेंसिस या नर्मदा मानव कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मानव के विकास क्रम का, वो है निएंडरथाल। कौन सा है? निएंडरथाल या निएंडरथल। निएंडरथल 1856 ईस्वी में फ्यूराहट मोदे ने जर्मनी के निएंदर नदी घाटी से प्रथम जीवाश्म की खोज की। देखो इसकी जो जीवाश्म की खोज है वो कब की गई? 1856 ईस्वी में। किसके द्वारा? फ्यूराहट मोदे द्वारा। कहाँ की गई? जर्मनी में निएंदर नदी घाटी है, वहाँ से इसकी खोज की गई। ठीक है। ये मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला तथा चमड़े के कपड़ों से तन ढकने वाला प्रथम मानव था। अब देखो ये थोड़ा विकसित हो गया, सांस्कृतिक हो गया। ये अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने लग गया। कौन सा? निएंडरथल मानव। और अपने शरीर को चमड़े के कपड़ों से ढकने लग गया। ठीक है। इसके अलावा ये पहला सांस्कृतिक मानव था। समूह में रहता था, गुफाओं में रहता था। ठीक है।
और मृतकों का सही तरीके से जो है अंतिम संस्कार करता था। इसके अलावा इसमें वर्ग विभाजन भी था, है ना, कार्यों का बंटवारा था। तो इस प्रकार ये पहला सांस्कृतिक मानव था, कौन सा, निएंडरथाल। और इसका विकास कहाँ हुआ, जर्मनी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। इसे आधुनिक मानव, प्रज्ञ मानव, क्रो-मैग्नन मानव, सांसलेड या ग्रिमाल्डी भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, और इनको जो होमो सेपियंस नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस मोदी द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस मोदी द्वारा। ठीक है, और ये जो मानव है, आधुनिक मानव, ये सभी प्रकार के कार्य करने लग गया था। खेती भी करने लग गया था, पशुपालन भी करने लग गया था। ठीक है, मृदभांड वगैरह सारे बनाने लग गया था। तो ये आधुनिक मानव जो है वो कौन सा है, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस का उद्भव 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व अत्यंत नूतन युग में या प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। ठीक है, किस युग में हुआ था, अत्यंत नूतन युग या प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। और ये जो है वर्तमान मानव कहलाता है। ठीक है, कौन सा, होमो सेपियंस। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने मानव के विकास क्रम को समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।